मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों को? तो एक बार बता दें। जी सर, आ रही है। हाँ, गुड। आवाज आ रही है। आज स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जूम पे। अभी थोड़ा उसकी वजह से, टाइम की वजह से वैसे मैं नहीं कर पाया, बट हम लोग इससे ही स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही देखते हैं। कोशिश करूँगा एक सभी लोग पेन और कॉपी ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हम लोगों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या है? सेल है। ये क्लियर हो गया होगा, बेसिक स्ट्रक्चर जो है बॉडी का वो क्या है? सेल है। अब हम देख रहे थे फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ही सेल है। मीन्स हम लोग की स्टडी भी जो होती है वो स्टार्टिंग ही होती है सेल से। मेडिकल साइंस में जब हम लोग एडमिशन लेते हैं और जब पहला चैप्टर देखते हैं फिजियोलॉजी में शंभुलिंगम का, तो वो स्टार्ट ही करते हैं सेल से। मीन्स हम लोगों का बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर सेल है, और मेडिकल साइंस का भी बेसिक जो है स्टार्ट होता है सेल से। तो हम लोग सेल से ही स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे फिजियोलॉजी होता क्या है। बहुत ईजी है। किसी चीज़ का डिफिनेशन पूछे तो आपको बोलना है इट इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये क्लियर हो गया? इट इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। तो फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विथ नॉर्मल विच डील्स विथ फंक्शन ऑफ द बॉडी, नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, ऐसे बता सकते हैं। इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? हाउ टू लिविंग थिंग्स वर्क। हमारी जो लिविंग थिंग्स जो है कैसे वर्क करती है, नॉर्मली कैसे वर्क करती है, इसी की स्टडी जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजी। अब यहीं पे तुरंत पूछ दिया कि एनाटॉमी क्या है, तो एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। क्लियर है? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस ऐड करिए, which deals with it is branch of medical science which deals with the structure of the body, human body is known as anatomy। क्लियर? ह्यूमन बॉडी लगा दें और बेहतर रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल। सेल है क्या? सेल का डिफिनेशन हो गया, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, उसी के यूनिट को हम लोग बोलते हैं सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब क्या हो गया? सेल का नेचर क्या होता है, गुण क्या होता है, सेल के कैरेक्टर क्या होते हैं? तो सबसे पहले सेल को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, अपनी खुद की एनर्जी ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। याद होगा कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया। मैक्सिमम लोग जब थोड़ा सा हम लोग इंटर को यहाँ से कोऑर्डिनेट करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोड्यूस इट ओन एनर्जी एंड इट्स यू ओन ग्रोथ, अपना खुद का ग्रोथ भी करता है, फिर अपने आप को रिपेयर भी करता है, और अदर एक्टिविटी भी सेल में होती है। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है बॉडी से, और सेल क्या करता है? O2 को, और O2 को एब्जॉर्ब करता है। हाँ, ये सही है, एब्जॉर्ब करता है, O2 लेता है। रिस्पायरेटरी प्रोसेस पढ़ेंगे तो समझ में आएगा बहुत ईजी तरीके से। CO2 मैकेनिज्म पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा। इलिमिनेट CO2 एंड अदर वेस्टेज, जो भी अदर वेस्टेज है उसको इलिमिनेट करने का काम करता है। हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन यदि बॉडी में एंट्री किया तो क्या करेगा? न्यूट्रोफिल। सबसे पहले कौन रिस्पांस करता है? न्यूट्रोफिल। क्यों रिस्पांस करता है? सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या है? न्यूट्रोफिल है। हमारे कितना है? 45 to 70 के अराउंड परसेंट क्या होता है? न्यूट्रोफिल होता है। क्लियर? हाँ। तो ये क्या करता है? सबसे ज़्यादा सेल्स होने की वजह से ये सबसे पहले रिस्पांस करता है। मीन्स हमारी बॉडी, और ये क्या? ब्लड सेल का एक पार्ट है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब क्या है? ब्लड सेल के एक पार्ट है। क्लियर?
अपनी सेल डिवीजन भी ये करता है। अब बात करेंगे टिश्यू क्या होता है। बेसिक अभी हम लोग एकदम एकदम बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर कैरेक्टर या सिमिलर फंक्शन। जो सेल्स होते हैं ग्रुप में, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं टिश्यू। 4 टाइप के टिश्यू हमारे बॉडी में होते हैं, जिसको हम प्राइमरी टिश्यू भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी टिश्यू, हमें पता होना चाहिए। ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर कैरेक्टर या सिमिलर फंक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं टिश्यू। ये 4 टाइप्स के होता है। मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। एक क्लियर हो गया। फिर कनेक्टिव टिश्यू। अब एक बार मैं नोट्स भेजा हूँ, वो आप लोग देख लेंगे नोट्स में मैंने क्या लिखा है। फिर आर्गन क्या होता है? आर्गन जो होता है एक स्ट्रक्चर होता है, और आर्गन एक स्ट्रक्चर होता है। आर्गन इज ए स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म बाय 2 और मोर प्राइमरी टिश्यू। अब हमने क्या देखा था? टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। तो 2 टाइप्स या 2 से ज़्यादा टाइप्स के जो प्राइमरी टिश्यू होते हैं, उन्हीं से मिलके क्या होता है? आर्गन्स बनता है। आर्गन्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक हालो, हालो मीन्स जो खाली हो, या ट्यूबुलर, जैसे इंटेस्टाइन क्या है? ट्यूबुलर में आ जाएगी। फिर ए क्या हो जाएगा? स्टोमक क्या हो जाएगा? हालो, हालो है, मीन्स वो खाली जगह है, खाली स्पेस है। अब वहीं पे कंपैक्ट या पैरेन्काइमल ऑर्गन्स। तो कंपैक्ट क्या होगा? जैसे लीवर है, कंपैक्ट हो गया। ब्रेन क्या हो गया? कंपैक्ट हो गया। इस ग्रुप में क्या चले जाएगा? ऑर्गन्स में ब्रेन कंपैक्ट में आ जाएगा, लीवर कंपैक्ट में आ जाएगा। सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज नोन एज सिस्टम विच हैव स्पेसिफिक फंक्शन, जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो होते हैं, मीन्स कई 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स मिलके बॉडी के सिस्टम को फॉर्म करते हैं। जैसे हम लोग अगर देखें डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, तो उसमें पैनक्रियाज भी आ जाएगा, हमारी इंटेस्टाइन आ जाएगी, स्टोमक आ जाएगा। इस तरह से एक बार इसको आप लोग देख लें। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये पूरा नोट्स दिया हूँ। अब इसको क्या करेंगे, एक बार नोट्स से आप लोग इसको ईजिली देख सकते हैं। बहुत ईजी है। और अब हम ये तो हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया? सेल को समझ लिया, फिर हमने समझ लिया टिश्यू को, सेल के बाद टिश्यू को, फिर समझा आर्गन्स। ये डिफिनेशन एक तरह से मोटा मोटी हम लोग समझ रहे हैं। फिर सिस्टम को समझ लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जब सेल की हम लोग स्टडी करते हैं तो 2 ग्रुप में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। पहला एक सेल बॉडी हो गई, फिर दूसरा सेल मेम्ब्रेन। सेल बॉडी को कवर करके कौन रखता है? सेल मेम्ब्रेन इन्वेलप करके रखता है। सेल मेम्ब्रेन क्यों इन्वेलप करके रखता है? किसी चीज को यदि कहीं रखना है तो वो क्या, इधर उधर एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, ताकि सेल के अंदर क्या होगा? इंट्रासेलुलर फ्लूइड उसको क्या करेगा? सेल के अंदर ही रखेगा। साइटोप्लाज्म को सेल के अंदर रखेगा। राइबोसोम, न्यूक्लियस, इन सबको एक शेप प्रोवाइड करने का यदि कोई काम करता है तो सेल मेम्ब्रेन काम करती है। ये क्लियर हो गया होगा। मीन्स सेल को शेप कौन प्रोवाइड करता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यदि हम सेल मेम्ब्रेन, सेल बॉडी को अच्छे से समझ जाएंगे, फिर हमको डिजीज भी समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमें अदर फंक्शन तभी समझ में आएंगे जब हम सेल्स को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हाँ, सेल बॉडी, सेल मेम्ब्रेन। अब बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन। स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन को ही। सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होती है। सेल बॉडी की आउटर जो लेयर होती है उसी को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किसको? सेल को प्रोटेक्ट, सेल बॉडी को, नॉट सेल, सेल बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसको हम 2 नाम से और जानते हैं। एक बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा।
अभी मैंने बताया ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में नहीं जाने देती और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंट्रासेलुलर फ्लूइड में नहीं आने देती। ये तो क्लियर हो गया। इसकी जो लेयर होती है वो भी बहुत स्पेसिफाइड लेयर होती है। मीन्स उसके अंदर कुछ भी कोई भी सब्सटेंस या हार्मोन्स कोई एंट्री करना है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा और सेल के अंदर डायरेक्ट एंट्री कर जाए। उसके लिए क्या चाहिए, उन्हीं चीज को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, उन्हीं चीज को आने देती है जो सेल अंदर से परमिशन देगा, सेल अलाउ करेगा, अच्छा तुमको आना है। उन्हीं को स्पेसिफिक फंक्शन होता है सेल बॉडी का, किन चीज़ों को सेल के अंदर आना है वो सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करती है। मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड करता है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उसी पे डिसाइड होता है कि उसको अंदर आना है कि नहीं आना है। ये बात हो गई। फिर सेल के कंपोजिशन बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप के सब्सटेंस से बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। याद करने का आसान तरीका, प्रोटीन को 55 कर दीजिए, बचा 40 45 बचा, तो 45 में 40% क्या हो गया, लिपिड हो गया और 5% कार्बोहाइड्रेट। एक क्लियर हो गया। और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से। क्लियर। अब सबसे ज़्यादा जो सेल मेम्ब्रेन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स सबसे ज़्यादा जिस कॉन्स्टिट्यूएंट की ज़रूरत होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन की कितनी ज़रूरत होती है, 45% प्रोटीन होता है। अब बच कितना गया, 45% में 40% जो होता है प्रो लिपिड होता है और 5% कार्बोहाइड्रेट। एक क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर